कैसे हो प्यारे बच्चों। चलो आज हम अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया था ना। आज इससे आगे से स्टार्ट करेंगे। हम आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम। आपके द्वारा पूरित तालिका। पूरित तालिका का मतलब होता है फिल्ड टेबल, जो हमने ऊपर फिल करी थी। ऊपर दिखाता हूँ आपको किस टेबल की बात कर रहा है वो। इस वाली टेबल की बात कर रहा है बेटा, ठीक है, इस वाली टेबल को। और यहाँ क्या कह रहा है ये कि आपके द्वारा पूरी तालिका से संख्याओं और उनके वर्गों का अवलोकन करके, ठीक है, अवलोकन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने यहाँ लिख दिया है ऑब्जर्विंग, है ना। इनका अवलोकन करके ऐसे और अधिक प्रतिरूप खोजिए। प्रतिरूप का क्या मतलब होता है? पैटर्न, कि किस किस तरीके के पैटर्न बनने थे। अब वो पैटर्न की क्या बात कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? वो ये कह रहा है यहाँ पर कि जी हाँ देखो, जैसे ऊपर वाला सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याओं में इकाई का अंक, ठीक है, 6 है। हमें पता है इकाई का अंक बेटा 6 कब आता है? जब हम या तो 4 का स्क्वायर करेंगे, है ना, या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे। तो कितना आ रहा था इकाई का अंक? 6 आ रहा है ना। तो इसी तरीके के पैटर्न की बात कर रहा था यहाँ पर। चलो मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूँ इसे। देखो बेटा यहाँ देखना, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना, 8 का स्क्वायर, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। अब बेटा 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का करेंगे कितना आएगा? 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। अब हम यहाँ 10 तक ही लेंगे स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो 1 से लेके जो हमारी 10 तक संख्या होती है, 10 में क्या आ जाता है? 0, और 1 से 9 तक ये डिजिट अलग अलग होते ही हैं। तो कोई भी संख्या होंगी उनका इकाई का अंक इनमें से ही कोई ना कोई होगा, या तो 0 होगा या 1 से लेके हमारे 9 तक डिजिट होंगे, है ना। अब देखो यहीं से हम एक पैटर्न खोजते हैं। अब यहाँ देखना, यहाँ 1 किस में आ रहा है? या तो 1 में आ रहा है ना, और किस में आ रहा है? 1 81 में आ रहा है। यानी कि जिस संख्या का अंतिम अंक, या हम कह सकते हैं इकाई का अंक, यूनिट प्लेस, ठीक है, या हमारा 1 होगा या 9 होगा, उस संख्या का बेटा इकाई का अंक कितना आएगा? हमेशा 9 आएगा, वो सॉरी 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कितना होगा? या तो देखो 2 होगा, है ना, क्योंकि 2 में कितना आ रहा है? 4, और 4 किस में आ रहा है? 4 आ रहा है हमारा 8 में। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, ऐसे ले लेते हैं, 2 होगा, है ना, ये 8 होगा, तो उस संख्या का अंतिम अंक कितना आएगा? इकाई के अंक बेटा 4 आएगा। इसी तरीके से यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 किस किस में आ रहा है देखेंगे हम। 9 एक तो 3 का वर्ग करने में आ रहा है, और 9 आ रहा है एक 7 का वर्ग करने पर, है ना, लास्ट में आ रहा है ना 49 में 9। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 3 होगा या फिर कितना होगा? 7 होगा, तो यदि हम उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा बेटा? कितना दे रखा है यहाँ? 9, है ना। इसी तरीके से यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 होगा, है ना, और 6 होगा, ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं हम इसे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 होगा या 6 होगा तो क्या होगा? उसका इकाई का अंक कितना होगा? हमेशा 6 ही आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा, तो हमेशा कितना आएगा बेटा? 5 में, 5 की कंडीशन में 25, वो 25 नहीं, 5 का स्क्वायर करेंगे कोई भी संख्या होगी तो कितना आएगा? 5 ही आएगा उसका अंतिम अंक। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 होगा, क्या होगा? 0, तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है बेटा। तो ये पैटर्न बनेंगे कौन कौन से? ये वाले, ये जो मैंने लिख दिए सारे, ठीक है। अब ये यूज कहाँ होते हैं मैं बताता हूं। देखो जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्या है काफी, मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया 4950।
और मैंने इसका कर दिया स्क्वायर, बहुत बड़ी संख्या है, और मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं इस संख्या का स्क्वायर करेंगे। अब हम इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इसी तरीके से तो करेंगे, 4950 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 4950 में करेंगे। उसके बाद जो यहाँ निकल के आएगा उसका देखेंगे अंतिम अंक कौन सा है या इकाई अंक कौन सा है, और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लेकिन नहीं, अगर हमें पता है कि भाई हाँ किसी भी संख्या का हमारा इकाई अंक 0 है, तो उसकी पावर या उसका स्क्वायर करने पर उसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, तो कितना आएगा, हमेशा बेटा 0 ही आएगा, है ना। इसी तरीके से और दूसरा कोई पैटर्न ले लेते हैं यहाँ, एक सेकेंड, देखो ये इसलिए काम आते हैं। अब मैंने एक संख्या ले ली 4956, मैं कह रहा हूँ इस संख्या का मैंने वर्क कर दिया, तो मेरा इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई अंक हमें पता है, यदि हम 4 का और 6 का हम यदि स्क्वायर करते हैं बेटा, तो कितना आता है, हमेशा 6 ही आता है इकाई अंक। तो हमें सीधे सीधे कह देंगे जी 6 आएगा इसका इकाई अंक, है ना। दूसरी जो चीज है या दूसरा जो तरीका है वो ये है स्क्वायर निकालने का, किसी का भी पूछ ले, अगर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, मैं एक तरीका और बताता हूं। जैसे 493, एक संख्या ले ली मैंने, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं यदि हम इस संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा। तो बेटा जो इसका लास्ट का जो अंक है ना, उसी का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 3 3 9, 9 आया। तो यदि हम इस पूरी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। अब जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 3 2 5 और ले लेता हूँ मैं 5, मैं कहता हूँ इस संख्या का मैं स्क्वायर करता हूँ, है ना, तो इकाई अंक कितना आएगा। तो देखो बेटा लास्ट वाली जो संख्या दिख रही है 5, इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 पंजे 25, और 25 में इकाई अंक कितना होता है बेटा, 5, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। इसी तरीके से कोई भी संख्या हो और उसका अंतिम अंक कुछ भी हो, उसी का स्क्वायर कर दो, जो निकल के आएगा उसमें वही उसका इकाई अंक होगा उस पूरी संख्या का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो वो जिस पैटर्न की बात कर रहा था वो हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। देखो यहां देखना, निम्नलिखित संख्याओं और उनके वर्गों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है जो संख्याएं दी हुई है नीचे, कौन सी वाली, ये वाली, कह रहा है इन संख्याओं पर और इनके वर्गों पर विचार कीजिए। यहां देखना हमारे पास एक शून्य है ना, हमारे पास एक शून्य है। जैसे देखो 10 में कितना 1 है, 20 में 1 है, 40 में 1 है, और यहाँ इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ गया, 100 आ गया, यहाँ 400 या 1600। यानी कि यदि यहाँ 1 0 थी तो स्क्वायर करने पे कितनी हो गई, 2, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 40 में 1 0 थी, स्क्वायर करने पे 2 हो गई, है ना। वही कह रहा है, परंतु हमारे पास 2 शून्य है, मतलब यहाँ तो 1 था, लेकिन जब हमने स्क्वायर करा और स्क्वायर करने के बाद जो ये निकल के आई संख्या, उसमें कितने शून्य हो गई, 2 हो गई। इसी बात को यहाँ कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास 2 शून्य है ना। अब यहाँ 2 है तो यहाँ कितने हो गए, 4, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 2 है, यहाँ 4। यानी कि स्क्वायर करने पर यदि कोई संख्या है, अगर वहां 2 शून्य है तो 4 हो जाते हैं, अगर 8 है तो 16 हो जाएंगे, अगर 20 है तो स्क्वायर करने पर 40 हो जाएंगे। इसी बात को वो बता रहा है कि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे और लास्ट में जो शून्य की संख्या होगी स्टार्टिंग में, वो हल करने के बाद में, उसका सॉल्यूशन करने के बाद में डबल हो जाएगी। बस इसी चीज को बता रहे हैं यहाँ पर बेटा इस पैटर्न में। यहाँ देखना, यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य है, कोई संख्या है उसके अंत में यदि 3 शून्य है, जैसे 1000 लिखा है यहाँ पर, ये ले लेता हूँ पेन परमानेंट वाला, ये है, ये लिखा हुआ है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ कितने शून्य है, 3, तो हल करने के बाद कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 क्यों आ रहा है यहाँ, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई बेटा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। ऐसे ही मेरे को इसका निकालना है, 3 शून्य है यहाँ पर, इसका मैं स्क्वायर निकालता हूँ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ कितने शून्य है, 3, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, तो बस यही चीज समझा रहा है वो इसमें, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, आपने किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या और इसके वर्ग के अंत में शून्य की संख्या के विषय में अवलोकन किया है। हाँ जी, कर लिया अवलोकन, ये कर रखा ऊपर। क्या ऐसा सदैव होता रहेगा, क्या हम कह सकते हैं कि वर्गों के अंत में शून्य की संख्या केवल सम संख्या ही हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है
कि ऐसे हमेशा होता रहेगा कि जो वर्गों के अंत में शून्य की संख्या केवल सम संख्या। तो बेटा सम संख्या किसे कहते हैं, पहले देखो। सम संख्या कहते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, जो जोड़े वाली संख्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। या हम ये कह सकते हैं कि सम संख्या वो होती हैं जो 2 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ क्या बात कह रहा है, क्या ऐसा सदैव होता रहेगा कि सम जो यदि वर्ग निकालते हैं उसके लास्ट में जो जीरो आएंगी वो हमेशा सम संख्या में ही होंगी। जैसे देखो ऊपर देखना, यहाँ पर हमारी जीरो कितनी है, 2 सम संख्या में है ना। सम में सम संख्या में यहाँ कितनी है, 4 सम संख्या में है। देखो यदि हम 1 रखते हैं जीरो तब भी सम संख्या में, 2 रखते हैं तब भी सम संख्या में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं मैं। जैसे देखो कोई हमारी सम संख्या है ना, जैसे 1 है, इसको स्क्वायर करूंगा मैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, है ना। मतलब जीरोज में देखो क्या होगा कि यदि 1 जीरो है तो 2 हो जाएंगी, और 2 है तो 4 हो जाएंगी, है ना। यानी कहने का मतलब यहां देखो जीरो कितनी है, 1 है, और यहां जीरो कितनी है, 1 और 1 2। तो चाहे तो 1 कितना है, सम संख्या है हमारी, और 2 जीरो क्या है, ये भी सम संख्या है। यदि हम इनका वर्ग करेंगे तो जीरो यहां कितनी होगी, 2, और यहां कितनी हो गई, 4। सम संख्या में कितनी होगी हमारी, 4, और विषम संख्या में देखो कितनी हो जा रही है, 2। यानी कि हमेशा, इसका मतलब है हमेशा जो जीरो होंगी वो स्क्वायर करने के बाद हमारी सम संख्या में ही आएंगी। तो हम यहां ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जी हां, ये पूछ रहा है, कहां गया, कि वर्गों के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम संख्या के रूप में ही हो सकती है। तो यहां लिख देंगे जी यस, बिल्कुल ठीक है, हमेशा सम संख्या के रूप में ही जीरो निकल के आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहां देखना, किसी संख्या और उसके वर्ग की अनुरूपता। ठीक है बेटा, अनुरूपता का हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे हम क्या मीनिंग होता है, पैरिटी या सिमिलरिटी। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है यहाँ कि किसी संख्या और उसके वर्गों की अनुरूपता। ठीक है, कि देखो लेकिन सिमिलरिटी अलग है यहाँ, और ये पैरिटी अलग मतलब होता है अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब है यहाँ सम विषम से। ठीक है, तो देखो किसी संख्या और उसके वर्ग की अनुरूपता के विषय में आपके क्या विचार हैं। देखो इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर करने पर कितना आया, 1, 2 का स्क्वायर करने पर कितना आया बेटा, 4, है ना। 3 का स्क्वायर करने पर कितना आया, 9, और 4 का स्क्वायर करने पर कितना आया, 16। वो कह रहा है किसी संख्या, तो संख्या हमारी कौन सी हो गई, ये, और उसके वर्ग, वर्ग कर दिया हमने तो ये आया, है ना, के विषय में आपके क्या विचार है। देखो 1 क्या है, हमारी विषम संख्या है, और विषम संख्या का वर्ग हम करते हैं तो हमारी विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे देखो यहाँ हमने 1 का वर्ग करा, 1 विषम संख्या है, तो हमारी विषम संख्या ही आएगी हमारी। जैसे देखो 3 का वर्ग करा हमने, 3 का वर्ग करेंगे कितना आया, 9, 9 क्या एक विषम संख्या है। यानी कि कभी भी विषम संख्या का वर्ग करने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। और यहां देखना कि 1, 2 क्या है, हमारी सम संख्या है, और सम संख्या का हमने वर्ग करा तो यहाँ कितना आया, 4, और यहाँ 4 का वर्ग करा, 4 क्या एक सम संख्या है, तो कितना है, 16। यानी कि सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होती है, और विषम संख्या का वर्ग करने पर बेटा क्या होता है, हमारी विषम संख्या प्राप्त होती है ना। तो बस यही चीज है यहाँ पर। वो कह रहा है कि किसी संख्या और उसके वर्ग की अनुरूपता के विषय में आपके क्या विचार हैं। तो हमने यहाँ समझा दिया आपको, ये रहा, है ना, क्या विचार है यहाँ पर हमारे, कि यदि हम सम संख्या का वर्ग करेंगे सम संख्या मिलेगी, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगी। अब यहाँ पढ़ते हैं कि पूर्ण वर्ग और विषम संख्या। अब यहाँ हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग और विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखना, आइए क्रमागत वर्गों, ये मैंने पहले से लिख दिया यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स कौन से होते हैं, जैसे कि 1 हो गया हमारा, है ना,
और कौन सा हो गया, एक के बाद कितना आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे, मैं पेन ले लेता हूँ परमानेंट, एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा एक, दो का स्क्वायर करेंगे यहाँ कितना आएगा चार, तीन का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा नौ। तो ये कह रहा है क्रमागत वर्गों, क्रमागत वर्ग कौन से हो गए हमारे, ये एक चार नौ, इसी तरीके से आगे क्या आ जाएगा 16, है ना। क्रमागत का मतलब होता है बेटा क्रम से, यानी कि एक से स्टार्ट कर रहे हैं हम और बीच में कोई गैप नहीं है, एक के बाद दो तीन चार, है ना। तो क्रमागत वर्गों के मध्य अंतर देखें, आपने क्या अवलोकन किया, ठीक है। क्रमागत वर्गों के मध्य जो अंतर है वो इसकी बात कर रहा है, एक मिनट पहले देखो, क्रमागत वर्गों की बात कर रहा है, यहां देखना। जैसे यहां देखना, ये क्या है हमारा, ये हमारा दो का वर्ग है ना, और ये क्या है हमारा एक का वर्ग है। तो ये दो क्रमागत वर्ग है, इनका अंतर कर दिया। इसी तरीके से तीन का वर्ग है और ये दो का वर्ग है ना बेटा। इसी तरीके से चार का वर्ग है यहाँ, और यहाँ तीन का वर्ग है। तो चार के बाद कितना है तीन, तो ये क्रमागत वर्ग है ना। ये पांच का वर्ग है और यहाँ चार का वर्ग है, और इनका अंतर कर दिया। तो दो दूनी चार, एक एकम एक, और चार में से तीन गई कितना बचा, ये बचा, चार में से एक गई तीन बचा, नौ में से चार गई पांच बचा, 16 में से नौ गई सात, और 25 में से 16 गई नौ, है ना, दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है ध्यान दीजिए, ऊपर हम ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि क्या यह प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब पैटर्न अगली कुछ वर्ग संख्याओं तक बना रहेगा। जी बिल्कुल बना रहेगा, है ना। तो इस प्रतिरूप से हम देखते हैं कि एक से आरंभ होने वाली, कहां से आरंभ होगी, हमेशा एक से आरंभ करनी है, और एक से आरंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्रमागत वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं। समझ में आ रहा है। देखो दिया हुआ है इसने नीचे, ध्यान दो, यहां देखो ये एक है ना बेटा, और यहां देखो एक और तीन, क्रमागत विषम संख्या है ना, वही बात कर रहा है कि क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे एक तीन पांच, बिना जोड़े वाली संख्याएं जो होती हैं, या ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या। और क्रमागत की बात करेगा तो कहां से स्टार्ट होंगी, एक से, जैसे एक तीन पांच सात नौ, है ना, दो दो जोड़ते चले जाएंगे विषम संख्याओं में, है ना, तो हमारी अगली विषम संख्या में मिलती जाएगी। तो देखना, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक से आरंभ होने वाली क्या होगा, क्रमागत वर्ग संख्याएं प्राप्त होंगी। देखो यहाँ तो एक है, इसमें कुछ नहीं जोड़ा हमने, तो एक ही आएगा हमारा। यदि हम एक में तीन जोड़ देते हैं, तीन को जोड़ा क्योंकि तीन अगली क्या है हमारी विषम संख्या है। तो देखो एक और तीन कितना हो गया बेटा, चार हो गया, है ना। और चार जब हमने जोड़ा तो ये किसका वर्ग है, दो का वर्ग है ना। और ये किसका वर्ग है, एक जो निकल के आया हमारा, ये जो रेड रेड हो रहा है, इन्हें देखना, फाइनली जो रेड रेड हो रहा है। अब देखो एक तीन और इससे अगली जोड़ दी हमने विषम संख्या, कितना आया हमारा, एक तीन और पांच, कितना आया नौ, तो नौ किसका वर्ग है, तीन का वर्ग है ना। तो इसी तरीके से अगली विषम संख्या जोड़ दी सात, तो जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा 16, जो कि चार का वर्ग है। अगली विषम संख्या जोड़ देंगे 9, कितना आया 25, किसका वर्ग है, पांच का वर्ग है। अगली विषम संख्या जोड़ देंगे 11, तो क्या आया 36, जो कि किसका वर्ग है बेटा, 6 का वर्ग है ना। तो यही बता रहा है वो, समझना कि इस प्रतिरूप से हम देखते हैं कि एक से आरंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्रमागत वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं, है ना। क्रमागत वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है ना, वह एक दो तीन चार पांच क्रम से, है ना। ये आगे चलते हैं, और यहां इसने क्या कर रखा है, एक बस बना के दे रखा है कि भैया एक डॉट थी, इसमें यदि हमने तीन और जोड़ दिए, जैसे यहाँ तीन जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, है ना। मैं दिखाता हूं, जैसे एक डॉट थी यहाँ पर, भाई हमने तीन डॉट और जोड़ दिए ना यहाँ पर तीन, तो कितना बन गया, ये चार डॉट हो गई, तो चार मतलब दो का स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर कितनी डॉट जोड़ दी, तीन और दो पांच, पांच जोड़ दी, तो कितना हो गया टोटल, ये कितना हो गया टोटल, नौ, नौ डॉट हो गई, तो ये कितना हो गया, तीन का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हमने नौ के बाद, अरे ये क्या हो गया,
इसी तरीके से हमने 9 के बाद इसे ले लेता हूँ, 9 के बाद हमने 7 डॉट जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिया ना हमने 7, है ना। तो कितनी डॉट होगी टोटल 16। तो ये कितना, किसका स्क्वायर है, 4 का। इसी तरीके से हमने 9 डॉट और जोड़ दी इसमें, ये 9 को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो कितनी डॉट हो जाएंगी टोटल 25, मतलब ये टोटल 25 हो जाएंगी। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 5 का। इसी तरीके से 11 डॉट जोड़ देंगे, ठीक है, टोटल डॉट हो जाएंगी 36, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 6 का, है ना। चलो आगे चलते हैं। यहां देखना, क्या आपको कक्षा 6 में पढ़ा गया यह प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, स्मरण मतलब याद है, स्मरण का मतलब होता है याद, मतलब ये जो पैटर्न था, ये जो नीचे दिए गए हैं, ये किस में पढ़ाए गए थे, कक्षा 6 में पढ़ाए गए थे। तो ये कह रहा है कि क्या आपको ये पैटर्न याद है, याद होंगे बेटा आपको भी, कक्षा 6 में पढ़ाए गए थे ये पैटर्न, है ना। अब यहां समझते हैं, नीचे दिया गया चित्र, जो नीचे फिगर दिए हुए हैं, ये सब स्पष्ट करते हैं, क्या स्पष्ट करते हैं, कि प्रत्येक व्युत्क्रमित, बेटा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना, ब्रैकेट में दे भी रखा है कि प्रत्येक व्युत्क्रमित अगली विषम संख्या क्यों देता है। तो यहाँ प्रत्येक व्युत्क्रमित बेटा एल और होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। इंग्लिश की बुक में तो दिया हुआ है सब्सिक्वेंटली इन्वर्टेड एल, है ना। अगली विषम संख्या क्यों देता है, देखो समझाता हूं इस चीज को, कि यहाँ देखो कितनी, एक डॉट है बेटा, है ना, और यहाँ देखना एक एल शेप बननी है एल, जैसे एल कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ एल कैसा बनना है बेटा, ऐसा बनना है ना। परमानेंट ले लेता हूँ, एल कैसा होता है हमारा ऐसे, लेकिन यहाँ एल कैसा हो रहा है ऐसा। सभी में देखो, यहाँ भी एल ऐसे है हमारा, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, और यहाँ भी ऐसा है। तो वही बात कर रहा है कि प्रत्येक व्युत्क्रमित जो हमारा एल है, यानी कि जो प्रत्येक उल्टा एल है, विषम संख्या क्यों देता है। जैसे यहाँ देखना, यहाँ कितनी है, पेन दूसरा ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ये वाला, यहाँ देखना बेटा एक डॉट है ना। अब यहाँ हमने एक एल जोड़ दिया जिसमें 3 डॉट है, तभी तो पूरा स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे हम, है ना, बनना है पूरा स्क्वायर। यानी कि हमें कितनी डॉट जोड़नी पड़ी, 3। तो 3 का देखो यहाँ हमारे एक एल शेप बन रही है ना, यानी एक डॉट थी हमारी पहले, हमने 3 डॉट जोड़ी, हमने एक व्युत्क्रमित एल जोड़ा, उल्टा एल जोड़ा, तो कितना हो गया 4। जो हमारी संख्या बनी 4, वो किसका वर्ग है, 2 का, तो हमें 2 का वर्ग मिल रहा है ना बेटा। उससे पहले क्या था, 1 का वर्ग था, सिर्फ एक डॉट थी। अब यहां देखना, अब यहां कितनी है, 1 डॉट है, जो पहले वाली थी। तो ये वाला जो पैटर्न है वो तो पहले वाला ही है, यानी कि ये वाला, है ना, इतना जो पैटर्न है वो तो पहले वाला ही है। अब ये वाला जो एल था, ये हमने ले लिया यहां पर ऊपर, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीट वर्ग बनाने के लिए, है ना, हमें कितने यहां पर वो लेने पड़े, डॉट या सर्कल, एक यहां और एक यहां, 2 सर्कल लेने पड़े। तो इसलिए इसने इस तरीके से लिख रखा है कि जी पहले एक डॉट है हमारी ये, फिर हमने 3 ऐड करी, एल ऐड करा, ये कंप्लीट एल, है ना। ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि एल नहीं बना है, क्योंकि 3 डॉट तो ये हैं, ये 3 डॉट कंप्लीट एल नहीं है ना। कंप्लीट एल कैसे होगा, पूरा ऐसे, तो 3 डॉट तो ये हैं, और पूरा एल बनाने के लिए 2 डॉट हमने और लगाई। तो टोटल हमने कितनी डॉट लगाई इस वाले फिगर में रखा है, तो 1, 3, और इन दोनों को टोटल करके आया ये 5, है ना, ये 5, और 5 का बनना है कंप्लीट एल, है ना। इससे अगला फिगर जो है हमारा वो ये हो गया। तो ये जो वर्ग है वो कितने का बनेगा, कितने का बनेगा, 5, 3, 8 और 1, 9, तो ये बन जाएगा हमारा 3 का वर्ग, है ना। और यहाँ देखना, इसी तरीके से ये जो सारी डॉटें हैं वो यहाँ तक दी हुई हैं, ये संख्या लिख दी, और ये कंप्लीट यहाँ तक दे दिया। अब इससे अगला बना रहा है अगले में, कि ये वाला जो एल था वो हमारे ये दिया हुआ है ना, लेकिन कंप्लीट एल बनाने के लिए हमें 2 डॉट की जरूरत पड़ेगी, एक तो इस वाले डॉट की और एक इस वाले डॉट की। इसी तरीके से लिख रखा है हमने कि ये जो 5 डॉट है हमारी, ये तो हमारे पास पहले भी थी, है ना, वो हमने लगा दी यहाँ पर, लेकिन हमें कंप्लीट एल बनाने के लिए 2 डॉट की जरूरत और पड़ेगी, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो कंप्लीट जोड़ के जो आ जाएगा बेटा वो इस वाले फिगर में आ जाएगा, कितना आ रहा है, 1, 3, 5, ठीक है, और 7, है ना, 5 और 2 कितनी डॉट होगी यहाँ पर, 7। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा,
ये बनेगा 7 5 12 3 15 और 1 16, तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से वो समझा रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखना, हम देखते हैं कि n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है। अब हमने क्या नोट किया, देखो हमने क्या नोट किया है, संख्याओं को देखना, यहाँ 1 और 3 है, 2 विषम संख्याएं हैं, है ना। तुम 2 विषम संख्याओं का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम डायरेक्ट 2 का वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4। इसी तरीके से 3 विषम संख्याएं, देखो 1 3 5, है ना, 3 विषम संख्याएं, यदि हम डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर दें तो टोटल 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखना 3 संख्याएं। अब इसी तरीके से हमें यदि 4 विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, 4 का योग कर देंगे, 4 चौक 16, जैसे देखो यहाँ पर, है ना। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यदि बड़ी बड़ी संख्याओं का योग निकालना हो, जैसे कोई संख्या है हमारी कितनी, जैसे सूत्र सा बना लेते हैं हम, जैसे n संख्या है हमारी, यदि मैं उसका वर्ग कर दूं तो कितना निकल के आएगा हमारा, कितना निकल के आएगा। यदि कोई संख्या है हमारी n, यहाँ देखना n है, ठीक है, यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो हमारा क्या निकल के आएगा, n इंटू n। इसी तरीके से करेंगे हम, है ना। जैसे यहाँ देखना कोई संख्या है हमारी, जैसे 21, मैं कह रहा हूँ 21 विषम संख्याओं का योग निकालो। 21 विषम संख्या का योग का क्या मतलब है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, इन सबका मुझे योग निकालना है। तो पहले मैं 1 से लेकर लिखूंगा 21 तक, फिर उनको टोटल में ऐड करूंगा, तभी निकल के आएगा ना। लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, 21 लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 21 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा, 21 21 कितना आएगा, 441, 441 होते हैं। तो डायरेक्ट निकल के आ गया हमारा कि 21 विषम संख्याओं का जो योग होगा वो n स्क्वायर होगा। n स्क्वायर मतलब n की जगह क्या आ जाएगा हमारा 21, है ना। इसको ओपन करेंगे 21 इंटू 21, तो ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं इसी तरीके से। तो वही इसी बात को कह रहा है यहाँ पर कि हम देखते हैं कि पहली n विषम संख्याओं का योग कितना है, n स्क्वायर है ना। पहली विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है, यानी वही चीज जो मैंने समझा दी कि मैं कह रहा हूं कि मुझे पहली 9 ले लेते हैं, पहली 9 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली 9 विषम संख्याओं का तो 9 लेंगे और 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 में 81 आ जाएगा, ठीक है। पहली 9 का मतलब है 1 3 5 7, है ना, 9 11, यानी कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, पहली 9 का मतलब हो गया 1 3 5 7 9 11 13 15, है ना, और कितना हो गया 17 था, वो ये होगा ना 1 से लेकर 9 विषम संख्या हो गई। यदि हम इनको जोड़ना है, कह रहे हैं कि योग क्या होगा, तो देखो यहाँ हमारी कितनी विषम संख्या 9, यानी कि n हमारा कितना है 9, और इसका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, तो n स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 9 इंटू 9 कर देंगे, तो कितना आ गया 81। समझ में आया बेटा। तो बस आज के लिए यही समाप्त करते हैं।